The lecture will be online, and she's giving on behalf of, she is Dr. Ikra Shah. She's working in IIIM, Indian Institute of Integrative Medicines, and she will be delivering a lecture on, she will introduce herself also, and she will give you the title of the lecture also. Please listen to her carefully. Ikra, welcome to KVK Gandarbal, Ikra. It's busy. Thank you. Thank you, Dr. Rafia, for introducing me. I am Ikra, Dr. Ikra Farooq. And आप मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स फॉर तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू, जिनका बहुत ही बड़ा रोल रह चुका है मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स की प्रमोशन का, कल्टीवेशन का और डायरेक्ट हैंड होल्डिंग टू फार्मर्स, प्रोसेसिंग एज वेल एज इंडस्ट्री के साथ लिंकअप करने का। तो प्रेजेंटेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। जैसे कल्चर जो है पूरे हिंदुस्तान का एक की ड्राइवर है, या अगर हम एक एग्रेरियन या इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो इंडिया की एग्रेरियन सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड करता है। लेकिन अब इस एग्रीकल्चर सिनारियो जो हमारा है या जो हमारा एक नेशनल सिनारियो है, इसमें कई सारे चैलेंजेस जो है हम फेस करते हैं, जिसमें पहले तो है कि एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड, फ्यूल, न्यू प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम। तो इन एग्रीकल्चरल जो हमारे जो इकोनॉमिक सिनारियो के जो चैलेंजेस हैं, उनको और ही ज़्यादा जो है क्लाइमेटिक चेंजेस या ग्लोबल वार्मिंग या जो हम एग्रो केमिकल इनपुट की इंक्रीज जो है, या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट या नेचुरल रिसोर्स जो हमारा है उसकी एक इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से, या एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं ह्यूमन प्रेशर, जिसमें अर्बनाइजेशन या जो हमारा लैंडस्केप है उसमें काफी सारे रोड लैंडस्केपिंग इंक्रीज हो गई है। अर्बनाइजेशन इस हद तक इंक्रीज हुई है कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे चैलेंजेस थे इस इंडिया के नेचुरल रिसोर्स के सिनारियो में, उसमें ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो अब आगे जब हम बात करेंगे ट्रेडिशनली जो इंडिया का एग्रीकल्चरल सिस्टम है, उसमें देखा गया है कि आज तक हम सिर्फ फूड क्रॉप्स जो है उसमें करना थे। फूड क्रॉप्स के साथ साथ कई कुछ वेजिटेबल्स या सीरियल क्रॉप्स जिसमें इंक्लूड होता है, या कुछ हद तक फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा जो ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, उसमें हमें जो अपना एग्रीकल्चरल सिनारियो है या हिंदुस्तान या अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, उस एग्रीकल्चरल सिनारियो को एक डिफरेंट एस्पेक्ट देने की जो है जरूरत है, जिसमें एक रोल प्ले करता है मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स और उसकी मार्केटिंग, जो हमारे इकोनॉमिक या ग्लोबल ट्रेड को भी जो है उसमें फायदा पहुंचाता है, और उसके साथ साथ जो इसमें अपने एक फायदे होते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के जो अपनी जो फायदे होते हैं, जैसे कि जो ये क्रॉप्स है, अक्सर इन क्रॉप्स में क्या देखा जाता है कि ये हमारी जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको एनहांस करता है, उसको अच्छे से जो है इकोलॉजी जो इसमें जो इसमें आती है, जैसे कि इसमें पॉलिनेटर सिनारियो जो हमारा, या जिसको हम बी इकोलॉजी कहते हैं, या नेचुरल पॉलिनेटर सिचुएशन जो है, तो इस तरीके से उसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो ये जो पौधे हैं हमारे, ये ट्रेडिशनल क्रॉप से हटके इसीलिए है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक और हमारी इकोलॉजिकल सिचुएशन दोनों को जो है इंक्रीज करता है, एनहांस करता है एक अच्छे तरीके से। आगे चलते हुए मैं कहना चाहूंगी, तो मैं बहुत कम टाइम तो आगे मैं कहना चाहूंगी, हमारे जो ग्लोबल अगर हम ट्रेड देखा जाए तो उसमें जब हम बात करते हैं तो जो मेडिसिनल एरोमेटिक की जो प्लांट्स की जो अवेयरनेस है, या जो बढ़ती हुई अवेयरनेस हम उसकी बात करेंगे।
you hear us? Yes, I can hear you. Okay. Am I audible? Yes, kindly share your screen. Let me just press it now. Let me just press it now. Is it visible? Is my screen visible? Yes, the slide was not moving. The Okay. slide visible है? Yes, 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 yes. हाँ, तो जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन या जो एडवेंट ऑफ अवेयरनेस आ गई है लोगों में नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के एवज में, या जो एक सिंथेटिक या केमिकल्स को पीछे छोड़ने के एवज में जो लोगों में एक अवेयरनेस जाग गई है, उसकी वजह से जो पिछले कुछ सालों में, या मैं अगर पिछले डेकेड की बात करूं तो एरोमेटिक या और इसकी कल्टीवेशन में काफी इजाफा देखा गया है। और देखा गया है कि पिछले कुछ साल तक ये सिर्फ 70 बिलियन यूएस डॉलर्स की इसकी जो है ग्लोबल ट्रेड थी, लेकिन आज की सिनेरियो में अगर हम सिर्फ 3 साल के बीच में अगर हम बात करें तो 200 बिलियन या 201.6 बिलियन टू बी वेरी प्रिसाइज यूएस डॉलर्स इसकी आज की जो है मार्केट वैल्यू है। और उसके बाद ये देखा गया है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि 2050 तक ये 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ट्रेड वैल्यू बढ़ सकता है। और उस ट्रेड वैल्यू में हमारा जो हिंदुस्तान है, या जो ये हमारा जो ये हॉटस्पॉट है जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज कहते हैं, जिसमें कश्मीर आता है, जम्मू के कुछ हिस्से आते हैं, या जो ये हमारा पहाड़ी इलाका है, उसमें एक काफी बड़ा रोल जो है इस 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का हो सकता है, अगर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गवर्नमेंट का, साइंसदानों का और हमारे और एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ चला जाए। तो आगे मैं कहना चाहूंगी कि एक जो हमारा ट्रेड है उसमें 4 लाख टन जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स, जिसके बारे में हमने पीछे इस वर्कशॉप में सुना भी होगा, उन 4 लाख टन जो है वो हर साल जो है एनुअली उसका ट्रेड किया जाता है, और जिसमें 35,000 जो है वो इस शामिल है, और उसमें 9,000 जो है उस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रिपोर्ट की गई है अभी तक। कुछ तो ऐसी है जो ट्रेडिशनल या जो यूनानी मेडिसिन है, या जो पिछली ऐसी प्रिमिटिव मेडिसिन है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन रिपोर्टेड मैं कहना चाहूंगी उसमें से 9,000 है। और उसमें से जो हमारे सिनेरियो की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें कि 2000 से 3,000 ऐसे स्पीशीज है जिनको हाई वैल्यू, जिनसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, चाहे वो मेडिसिनल की बात करें या एरोमेटिक की बात करें, उनसे निकलते हैं। तो ये है बिकॉज हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, यहाँ वाइल्ड क्राफ्टिंग का बहुत बड़ा चलन है और बहुत बड़ी एक इलीगल इकोनॉमी राज होती है, जिसकी वजह से हम ये चीजें जो है रिपोर्ट में नहीं आती है, और उसमें एक थ्रेट आ चुका है। और उसमें देखा गया है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो मेनली जो है वो सारा इंपोर्ट ही होता है, एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। हालांकि अगर हम देखें तो इंडिया में या हिंदुस्तान में, या अगर एक डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिसमें सारी जो या ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इवन कोल्ड एरिड के जो ये जो पौधे हैं वो इस्तेमाल और उगाए जा सकते हैं। फिर जैसे मैंने पहले कहा, इसमें वैल्यू में इंडिया की 2nd पोजीशन है, जो ये ट्रेड है हमारा मेडिसिनल और एरोमेटिक्स का, और क्वांटिटी में सिर्फ 3री पोजीशन है, लेकिन फिर भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 25% चला जाता है, क्यों एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, और हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है जो फार्मर्स और गवर्नमेंट और जो साइंटिस्ट के बीच में होना चाहिए। तो आगे बात करते हुए मैं ये कहूंगी कि मेडिसिनल और एरोमेटिक 2 अलग तरीके के पौधे होते हैं, जिसमें हमने पहले भी सुना होगा, अपने इस वर्कशॉप में पहले भी देखा होगा, वो पौधे जिनसे फ्रेग्रेंस या खुशबू निकलती है उसको हम कहते हैं, जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, वो उन पौधों को हम एरोमेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में डालते हैं। और जो इस तरीके के पौधे होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, या उनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक अपना बायो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो बीमारियों का इलाज करे या बीमारियों को होने से रोके, तो उनको हम फाइटोफार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। और इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे इस जो है
में एक एक्सीलेंट इंडस्ट्री बन सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन प्रोसेस और रूल पैकेज जो है वो फुल फॉलो करना पड़ेगा, ताकि ये जो है हम पूरे अच्छे से जो है इस मार्केट को आगे ले जा सके और ये जो पोटेंशियल जम्मू कश्मीर का है या जो पोटेंशियल हम कश्मीरियों का है उसको हम आगे लेकर जाए, क्योंकि हमारी जो जरखेज जमीन है या हमें जो इस नियामत से नवाजा जिसमें ये जमीन में काफी फैलाव इस किस्म का है कि इसमें वाटर रिसोर्स भी काफी जो है जरखेज है, हमारे पास लैंड रिसोर्स भी है, हमारे पास क्लाइमेट भी इस तरीके का है कि ये अद्वियात या ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है इनको हम कल्टीवेट भी करें, इनकी प्रोसेसिंग भी करें और जो आज तक हम रिपोर्ट भी करते हैं हमारे जो यहाँ से मेडिसिनल या एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं उनकी क्वालिटी भी एट पार होती है जब हम देखते हैं कि हाई क्वालिटी एसेंशियल ऑयल्स की तरफ अब जब कंपेयर करते हैं तो हमें चूंकि आपने पहले भी देखा होगा या सुना होगा ये थेरेपेटिक्स या जो प्लांट बेस्ड थेरेपेटिक्स या फाइटोफार्मास्यूटिकल्स जिसको हम बोलते हैं ये आज की बात नहीं है, ये काफी पहले तो इन्हीं का इस्तेमाल किया गया, फिर इनसे जो दवाइयां बनाई गई उसमें आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो 60% ऑफ ऑल द मेडिसिन चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन हो या चाहे वो प्लांट बेस्ड, उसमें 60% जो है वो सारा प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को फिर सिंथेसाइज करके उनके टेबलेट्स बनाए जाते हैं या उनको आगे जो है एज मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो इसमें से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इसमें जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये होता क्या है बेसिकली, प्लांट्स में कुछ इस तरीके के बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उसको एक कहते हैं प्राइमरी कंपाउंड या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती है, जो प्लांट खुद अपने डेवलपमेंट में इस्तेमाल करता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जब एक पौधे को या इन पौधों को जब एक किस्म का स्ट्रेस मिलता है या किसी किस्म का स्टिमुलेंट मिलता है तो ये उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अपने एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम में रिलीज करते हैं और वही सेकेंडरीज जो होते हैं वो एसेंशियल ऑयल्स और यही बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं जो हम मेडिसिन्स में या जो हम एसेंशियल ऑयल के तौर पे देखते हैं। इन फाइटोमेडिसिन्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने पहले कहा जो जिस प्लांट में वो प्रॉपर्टी होगी जो किसी बीमारी का इलाज या किसी बीमारी को होने से रोके उसको हम फाइटोमेडिसिन कहते हैं। और प्रॉपर्टीज देखिए जितने भी हमारे जो 9000 पौधों की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस, एंटीबायोटिक, सेडेटिव्स, एंटीवायरल, ये सब प्रॉपर्टीज जो है देखी गई है और इन्हीं को मिमिक करके सिंथेटिक मेडिसिन्स भी जो है बनाए जाते हैं। तो हम इन प्लांट्स को Yes, Dr. Ikra, continue. Is my slide moving? No, it's not moving. Showing me as a title. MD and aroma crops, med and aroma medicinal aromatic crops cultivation. Now it's moving. Is it now? Yeah. पीछे की सारी slides फिर मिस हो गई है. Is it moving now? Yes, it's moving. Okay. Okay, let me go ahead. Still let me go ahead. मेरा अगर पता है kindly. Shall I continue? Yeah, please. Yes. तो अब हम जो अब स्लाइड देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसे पौधों का नाम दिया गया है जो रेड में हाईलाइटेड है। ये सारे इस तरीके के पौधे हैं या मेडिसिनल प्लांट्स है जो इंडिया में या जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब इनकी कल्टीवेट में करने की जरूरत है क्योंकि आज तक हमने देखा गया है कि इनकी सिर्फ कलेक्शन हुई है या वाइल्ड क्राफ्टिंग हुई है। लोगों ने पहाड़ में जाकर ये इस तरीके से जो है ना इनको वाइल्डली क्राफ्ट किया गया है कि आज के दौर में इनमें से मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गए हैं, उस जोन में आ गए हैं कि उनका जो है उन पे बैन लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनकी वाइल्ड क्राफ्टिंग को और कंटिन्यू करें तो कुछ सालों में देखा जाएगा कि ये
अहदे हैं या ये नियामत से जो हमें नवाजा गया है ये हमसे छिन भी सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन की ज़रूरत है, जिसमें हम अपनी जो है ज़मीनों का इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ा के अपनी इकोनॉमी और जो एक नेचुरल रिसोर्स है उसको भी हम साइड बाय साइड मेंटेन करें। इसमें से कुछ पौधों का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिसमें एकोनिटम आता है, एलोवेरा आता है, एट्रोपा आता है, एट्रोपा एक्यूमिनेटा एक है, एट्रोपा भी है, डायस्कोरिया, ये सारे पौधे जो है कश्मीर में पाए जाते हैं और जिसको हम कल्टीवेट करें और उसके प्रोडक्ट्स बनाएं, उसकी मेडिसिन बनाए, उसको हम आगे भेजें, तो इसमें हमारा भी फायदा होगा और ये जो क्वालिटी जो डिग्रेड हो चुकी है वो क्वालिटी भी हम वापस हासिल कर सकते हैं। तो इनमें कुछ प्लांट्स जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, आप कुछ देख सकते हैं, जिसमें एट्रोपा है, पोडोफाइलम है, आर्टेमिस। तो इसमें दिया गया है इनके फाइटोकेमिकल्स, जैसे एट्रोपा में एट्रोपिन निकलता है और उस एट्रोपिन से मेमोरी रिट्रीवल का जो है थेरेपेटिक इस्तेमाल है, या पोडोफाइलम से पोडोफाइलोटॉक्सिन निकलता है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। अगर पोडोफाइलोटॉक्सिन किसी डिकॉक्शन के तौर पे लिया जाए या किसी इंटीग्रेटेड मेडिसिन में डाला जाए तो उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज जो है या कैंसर को रोकने की या कैंसर का जो इलाज करने की जो है वो। इसी तरह से आर्टेमिसिया में आर्टेमिसिन पाया जाता है जिसको एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी दी है। पिक्रोराइजा कुर्वा जो है उसमें पिक्रोक्रोसिटिन पाया जाता है जिसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से इन प्लांट्स का नाम अगर आप सेव भी करना चाहेंगे ये स्लाइड तो काइंडली कीजिए, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता लग जाए कि एक्चुअली इसमें कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उन कंपोनेंट्स की क्या इस्तेमाल जो है वो अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं, की ट्रायल्स चलाई गई है और ट्रायल्स के बाद उनको जो है मार्केट में इस्तेमाल किया गया है। और मैं कहना ये चाहूंगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसका यही मैंडेट है ताकि जो ये इस तरीके के पौधे हैं उनमें ड्रग डिस्कवरी का जो मैंडेट है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को पहले हम लैब में देखते हैं कि उनकी किस तरीके की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिर उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स है और उनको मार्केट में एज ए मेडिसिन जो है वो रिलीज किया जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड चेन चली जाती है और इस ऑर्गेनाइज्ड चेन में हर एक स्टेप पे एक वैल्यू चेन बन जाती है, जिसमें हर स्टेप में एक एंटरप्रेन्योर का रोल पैदा हो सकता है और जिसमें शुरू करते हुए जहां कल्टीवेशन से लेकर मार्केट तक हर वैल्यू चेन में हर जो है एंटरप्रेन्योर का रोल आ सकता है। फिर मेडिसिनल प्लांट्स की बात, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक सेक्टर की या अरोमा सेक्टर की, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। एसेंशियल ऑयल्स मेनली फ्लेवर इंडस्ट्री या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री या स्पाइस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और आज जब हम देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी, ईस्ट में इतना तो नहीं लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में अरोमा थेरेपी के नाम से जब हम एसेंशियल एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें एक रिक्रिएशनल जो पेशेंट्स है उनको बिठाया जाता है और कुछ ऑयल्स या उन ऑयल्स की अमलगम्स जो होती है या उन ऑयल्स के कॉम्बिनेशन जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है उनको सुगा कर कई सारी बीमारियां जो है रिपोर्टेडली दूर की गई हैं। ठीक, तो उसको हम अरोमा थेरेपी कहते हैं और उनमें वो भी फार्मास्यूटिकल या फाइटोफार्मास्यूटिकल में फॉल होता है। फ्लेवर इंडस्ट्री में आज हम देखते हैं इसमें ओरल हाइजीन भी आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम्स में और मेडिसिन्स में भी फ्लेवरिंग इसमें इस्तेमाल की जाती है। और फ्रेग्रेंसेस को अगर हम देखें तो हाई एंड कॉस्मेटिक्स जिसमें परफ्यूम्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स, टोनर्स एंड व्हाट नॉट, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो फ्रेग्रेंस में आते हैं। और अरोमा थेरेपी की तो मैंने पहले बात कर ली। तो अब ये जो कुछ क्रॉप्स है जिसमें बहुत एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी है, जिसमें कुछ प्लांट्स जो है जो यहाँ पे टॉप प्लांट्स या हाई रैंक प्लांट्स जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट करके इधर स्लाइड पे रखे हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगी पहला तो लेवेंडर है। लेवेंडर या पर्पल रेवोल्यूशन का आपने जिक्र सुना ही होगा इस वर्कशॉप में भी और कई पिछले कुछ साल से न्यूज में भी आ चुका है। लेवेंडर को जो है ट्रिपल आईएम काफी हद तक जो है प्रमोट कर चुका है और काफी फार्मर्स और कल्टीवेटर्स ने इसको अडॉप्ट
कर लिया है। पेशेंस से लेकर अब पिछले कुछ 2 या 3 साल की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स को इन्होंने जो है हमारे ग्रोवर्स या हमारे कल्टीवेटर्स जो है उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की चेन भी इसमें डाली है। जैसे लेवेंडर को हमने सिर्फ ड्राई फ्लावर या एसेंशियल ऑयल तक ही महदूद नहीं रखा है। लेवेंडर को हमने आगे भी बढ़ाया है जिसमें जो हमारे इनक्यूबेटरीज है जिसमें हमारे कुछ लड़कियां एनआरएलएम से हैं तरीके के जो हमारे ग्रुप्स है या क्लस्टर्स हमने जो है क्रिएट किए हैं उनमें वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगी। तो उन प्लांट्स में जो एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं उन एसेंशियल ऑयल्स से भी मेडिसिन बन सकते हैं। जैसे कि पहले मैं कहना चाहूंगी लेवेंडर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और मेनली जो है इसमें एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी है जो जिसको कहा जाता है इसमें हाई एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है अगर आप और या लेवेंडर की एक जो स्पाइक है अगर अपने पिलो के नीचे रखें तो आपकी नींद भी अच्छी आती है और आपका जो है मॉर्निंग भी आपकी खिली हुई निकलती है। इसी तरीके से रोजमेरी है जिसमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है जिसमें थाइम है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है थाइम में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थाइम ओरल इन्फ्लेमेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज है। पेपरमिंट जिसको हम मेंथा पाइपरेटा कहते हैं उसमें भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज है उसमें भी ओरल हाइजीन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सिनेमन हुआ हमारा जिसको हम दालचीनी कहते हैं वो यहाँ तो नहीं लेकिन साउथ इंडिया में उगाया जाता है और उसमें भी इसी तरीके की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अब ये जो हमारा मेडिसिनल और एरोमेटिक का सेक्टर है ये सिर्फ फार्मर को करने से या सिर्फ साइंटिस्ट के करने से या ये गवर्नमेंट के करने से अब कुछ नहीं होगा लेकिन हमें चाहिए जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, गवर्नमेंट है, एनजीओज है या हमारे फार्मर्स है उनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए ताकि ये सेक्टर जो है इकोनॉमिकली भी आगे बढ़े और इकोलॉजिकल जो है सस्टेनेबिलिटी में भी आगे बढ़े जिसमें साइंटिस्ट्स का रोल इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटीज में आता है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और जो फॉर्मुलेशंस की ड्रग्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन या मॉडर्न मेडिसिन जो है उसकी जो डेवलपमेंट है उनमें साइंटिस्ट्स का रोल आता है। फिर साइंटिस्ट्स अपने जो है ये टेक्नोलॉजीज जब तक डिसेमिनेट ना करे, जब तक डिप्लॉय ना करे स्टेक होल्डर्स को तब तक ये इंडस्ट्री आगे बढ़ भी नहीं सकती। गवर्नमेंट का इसमें इस्तेमाल आता है कि प्रॉपर्ली इस चीज को प्रमोट करे, प्रॉपर्ली इसको फंड करे, जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं उसको प्रॉपर्ली सीक करके और फैसिलिटीज इंस्टॉल करें, मार्केटिंग फैसिलिटीज जिसमें एक प्रॉपर लिंकेज आती है बिटवीन ग्रोवर टू इंडस्ट्री वो फैसिलिटेट करें। फिर एनजीओज का भी इसमें रोल आता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है या डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स डेवलप करना है या एक लिंकेज ऑफ जो मार्केट लिंकेज है वो पैदा करनी है, वो भी एक रोल है। लेकिन इन सब जो स्टेक होल्डर्स है इनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ना हुआ तो ये सेक्टर आगे डेवलप नहीं हो सकता है। स्टेक होल्डर्स हमारे इस वर्कशॉप में प्रेजेंट है जिसमें साइंटिस्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर एनजीओ से लेकर या जो हमारे फार्मर्स से लेकर है उनका एक अप्रोच है, उनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगी क्योंकि इस वर्कशॉप से या इस तरीके के जो वर्कशॉप या अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो चलते हैं उनमें जब ये एक नेटवर्किंग अब ये तो रही एक बात कि हम ऊपर से क्या कर लेते हैं लेकिन अगर हम मेजर पैसे की बात करें तो इनकी जो मेजर मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स है इनकी एग्रो इकोनॉमिक्स कहानी करती है। पहले मैं लेवेंडर की बात करना चाहूंगी जिसमें लेवेंडर को हम अगर लगाए तो पहले तो हमें यही देखना चाहिए कि हम उसमें सूटेबिलिटी है कि नहीं। तो उसके लिए आप अपने जो साइंटिस्ट्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स है जो ये काम कर रहे हैं उनसे जो हमारे जो नए या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनसे कहना चाहूंगी पहले वो सारी गाइडलाइंस जो है वो हासिल कर लें। लेवेंडर के केस में ही नहीं सारे प्लांट्स के केस में। तो उसमें अगर हम लेवेंडर की बात करें तो उसमें 1 हेक्टेयर में आपको फ्लावर का यील्ड 50 से लेके 60 क्विंटल आ सकता है और ऑयल का यील्ड 60 से लेकर 72
जो है केजीज आ सकता है। और रिटर्न की अगर बात करें तो उसमें 5 से 6 लाख आपको पर हेक्टेयर नेट रिटर्न मिल सकता है। 1 हेक्टेयर यानी कि 20 कनाल की बात करें हम तो इस लैवेंडर को लगाने से आपके जो है रॉ प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, जिसमें आप ड्राई फ्लावर को भी बेच सकते हैं डायरेक्टली और आप एसेंशियल ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के बाद। और उन जो एसेंशियल ऑयल जो हमने इसमें से रॉ प्रोडक्ट निकाला उसको हम वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप उसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होगा। आप उसके कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि डिफ्यूजर्स बनते हैं, वो मैं आगे कुछ जो हमारे कुछ एक्टिविटीज है उनके प्रोडक्ट्स आगे डिस्प्ले भी करना चाहूंगी। ये रही लैवेंडर की बात। आगे बात करें डमास्क रोज या रोजा डेमासेना की, उसमें भी हम जो हमारे कश्मीर के कंडीशंस है जो है इसकी कंट्रीब्यूशन के लिए। और आज जो गवर्नमेंट रेट की अगर हम बात करें तो 8 से 9 लाख जो है वो पर किलो का इसका मार्केट प्राइस है। 8 लाख 1 किलो ऑयल का। लेकिन जब हम आगे इसको ऑर्गेनाइज मार्केट में खींचते हैं तो 14 लाख भी मैंने देखा है इस ऑयल में मार्केट में वैल्यू है। तो ये रोजा डेमासेना या जिसको हम कोशर गुलाब कहते हैं, ये उसका आर्टिमिसिया की बात करें जिसको हम टेफन कहते हैं, ये भी हमें 2.5 से 3 लाख जो है पर हेक्टेयर दे देता है। और आर्टिमिसिया का एक फीचर ये है, सिंस दिस इज नॉट अ पेरिनियल क्रॉप, ये आपके लैंड पे पूरा का पूरा टाइम रहेगा, अपना लैंड जो है वो किसी और चीज में भी किसी और क्रॉप के अंडर भी उसको रोटेट कर सकते हैं। सो दिस कश्मीर में देखा गया है 22 आर्टिमिसिया की स्पीशीज जो है यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। क्लैरिसेज में कश्मीर कंडीशंस के लिए जो है वो भी कश्मीर कंडीशंस में ग्रो किया जाता है और उसमें भी हमने देखा गया है 4 लाख पर हेक्टेयर इसमें क्रॉस रिटर्न मिलता है और 2.5 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें रिटर्न मिलता है। ये बहुत है, ये भी जो एरोमेटिक क्रॉप्स काफी टॉप पे माना जाता है। और इसका जो प्रोडक्ट है, इसमें जो ऑयल्स निकलते हैं या इसका जो रॉ प्रोडक्ट है वो यूजुअली जो है टॉयलेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका अरोमा ही इतना बहुत ही जबरदस्त होता है। और इस प्लांट में हम जो इसका ब्लूम है उसको ही हार्वेस्ट करके फिर उसकी स्टीम डिस्टिलेशन करके इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसमें हम इसका रूट और लीफ एरिया बनाते हैं। आगे हम मिंट की बात करें, मेंथॉल मिंट या मेंथा वाइपरेटा की बात करें तो ये एक ऐसा क्रॉप है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है एसेंशियल ऑयल के नाम पे। और इसको अगर हम वैल्यू ऐड करें या इसके हम प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम इस्तेमाल तो इन सब चीजों का करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स हम खरीदते बाहर से हैं, वो खरीद और उनका जो रॉ मटेरियल है वो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान से ही चला जाता है। बट वी डोंट हैव दैट अवेयरनेस, हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है। हमारे जो लोकल ग्रोवर्स है या जो हमारे जो डेवलपर्स है उनके पास उतनी अवेयरनेस नहीं है। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है कि इनके प्रोडक्ट्स बनाए जाए, इनके माउथ वॉशेस बनाए जाए, इनके क्रीम्स बनाए जाए, इस तरीके के जो रोजे से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं वो हम खुद बनाएंगे। वो हमें जो है उसके लिए एफर्ट्स देने हैं और उसके लिए हमें अपना जो है फुल इस्तेमाल करना है। फिर मैं आगे जो इस सेक्शन में बताना चाहूंगी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है, इसके कुछ इनिशिएटिव्स है जिसमें अरोमा मिशन है, फ्लोरिकल्चर मिशन है या CSIR इनिशिएटिव्स इन लद्दाख। इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स या स्कीम्स जो है वो हम चलाते हैं, वो कुछ साल पहले लॉन्च की गई है जो फोकस्ड है प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे। तो कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाना चाहूंगी आगे। उसमें पहले अगर मौका मिला तो हम फील्ड स्टेशन का भी, हमारा जो फील्ड स्टेशन है IIIM मुनरा में, पुलवामा में, वहाँ एक दौरा करके ये भी देख सकते हैं कि हम वहाँ पे क्या एक्टिविटी जो है अंडरटेक करते हैं, जिसमें पहला तो आता है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की जनरेशन का। अब आपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं उन्होंने अभी तक तो
इसके बारे में बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन उनको ये तो नहीं पता होगा कि मटेरियल लेना कहाँ से है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ लैवेंडर, रोज़मेरी या रोज़ सेंटर जेरेनियम या रोज़, उनका क्यूपीएम जो है, जिसको हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं, वो जेनेरिक स्कीम्स के अंडर, जिनका मैंने पहले नाम दिया, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स में, या जो हमारे क्लस्टर्स है, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हम क्रिएट करते हैं। और अभी तक के हमने जो है 25 लाख लैवेंडर प्लांट, रूटेड प्लांट्स जो है वो तकसीम किया है जम्मू और कश्मीर में, जिसमें फार्मर्स ने अपना लैंड जो है उसमें डाल दिया है और अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर काफी सारा जो है इसमें इकोनॉमिक रिटर्न्स उन्होंने हासिल किए। एक्सट्रैक्शन का डिस्प्ले है। और फिर इसी तरीके से आर्टेमिसिया, रोज सेंटर जेरेनियम, टैजेटिस माइन्यूटा, ग्लेरसेट, इसी तरीके के जो बाकी क्रॉप्स है जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, वो एक्टिविटीज भी हमारे यहाँ चलती है।